जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए जीके प्लस साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये साथियों सेट नंबर 21 है। इससे पहले 20 सेट हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। एकदम रैपिड फायर तरीके से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं बच्चों कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संग्रह है और पेपर में छपने वाले प्रश्न है बच्चे। क्या है? पेपर में छपने वाले प्रश्न है। और बाकी में ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने। कहता है काली क्रांति खाली स्थान के उत्पादन से संबंधित है। मतलब बच्चों काली क्रांति का संबंध किससे है? कोयला, काला गुलाब, पेट्रोलियम, काले अंगूर। तो बच्चे कुछ लोग जो हैं काली क्रांति का संबंध कोयला से लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा बच्चे। काली क्रांति का संबंध बच्चों पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता ये है बच्चों कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। किसमें? मतलब ये प्रश्न पूछने का थोड़ा उसका अंदाज ही अलग है। कुछ लोग तो इस प्रश्न का कहने का मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे। तो देखिए प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि आवर्त सारणी में कुछ आवर्त होते हैं और कुछ स्तंभ। जैसे कि साथियों सीधे सीधे जो होते हैं इस टाइप के जो होते हैं उनको स्तंभ कहा जाता है, उनको स्तंभ कहा जाता है। और जो इस टाइप के होते हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं, उनको आवर्त कहा जाता है, उनको आवर्त कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ये हो गए आपके स्तंभ, ये हो गए आपके स्तंभ बच्चे, और ये हो गए आवर्त, ये हो गए आवर्त। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। आवर्त की संख्या होती है बच्चों 7, आवर्त की संख्या होती है 7 और स्तंभ की संख्या होती है 18। तो ये पूछना चाह रहा है कि परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 जिनकी परमाणु संख्या है वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चे? वो आते हैं आवर्त 3 के अंतर्गत। जो तीसरी क्षैतिज लाइन होती है ऐसे, जो तीसरी क्षैतिज लाइन होती है ऐसे, उसमें रखे जाते हैं। यानी कि आवर्त 3 में ऐसे ये सभी तत्व आते हैं बच्चों। परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व जो हैं ये आवर्त 3 में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर में खाली स्थान ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। मतलब कि बच्चा ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा तत्व होता है जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो काम करता है? आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो बच्चे सबसे पहली बात देखिए, ये जो ब्लीचिंग एजेंट है ये बच्चा क्लोरीन होता है, ये उसमें विद्यमान रहता है। ये साथियों हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एजेंट। और बात करें इसका नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम बच्चे होता है कैल्शियम। कैल्शियम, इसका बच्चों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका साथियों रासायनिक नाम हो जाता है हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड हो गया बच्चे, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। बात करें इसके सूत्र की, इसका सूत्र हो जाता CaO Cl2, CaOCl2। तो ये हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। साथियों ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों। क्या कहता है? कहता है कि खाली स्थान एक हाइड्रोजन है। मतलब कि नीचे में से कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन श्रेणी के अंतर्गत आता है बच्चों? कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन श्रेणी के अंतर्गत आता है? सोडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो बात करें बच्चा क्लोरीन की, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है, हाइड्रोजन श्रेणी का
तत्व है बच्चे। ये आवर्त सारणी के स्तंभ स्तंभ कह लीजिए या वर्ग कह लीजिए, वर्ग 17 में रखे जाते हैं। वर्ग 17 के सभी तत्व जो हैं बच्चे ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, ये बच्चा देखिए क्या क्या होते हैं। ये एक तो हो गया फ्लोरीन, एक हो गया फ्लोरीन, और एक हो गया क्लोरीन, एक हो गया ब्रोमीन, और एक हो गया आयोडीन। आयोडीन के बाद बच्चा एक होता है एस्टेटीन, एक होता है एस्टेटीन जिसका साथियों सूत्र होता है एटी। ये सभी साथियों हाइड्रोजन श्रेणी के तत्व हो गए बच्चा। ऑप्शन डी आपका देखिए क्लोरीन दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, कहता है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए खाली स्थान मतलब कौन सा ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है बच्चा। देखिए कौन देखिए कहता है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन से ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है बच्चा। कौन से ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है बच्चे, जो होता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जो होता है इसका हिंदी में बच्चा क्या नाम होता है, हिंदी में नाम होता है बच्चों विभाज्य ऊतक। क्या नाम होता है, विभाज्य ऊतक या विभाज्योतक। तो इसका हिंदी में नाम होता है विभाज्य ऊतक, विभाज्योतक। ये साथियों संधि विच्छेद करके लिखा गया है विभाज्योतक। तो साथियों देखिए आप सबसे पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। तो इनकी कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है, किसकी, विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक नाम का जो ऊतक होता है इसकी कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है कि नीचे में से दिए गए सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है। मतलब सबसे ज्यादा तत्वों का दान, इलेक्ट्रॉनों का दान कौन कर सकता है बच्चा। तो देखिए एक हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होता है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है बच्चों। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, तो ये बनाता है एल्युमिनियम 3+ साथियों आयन बना लेता है। ये बना लेता है आयन, जो कि साथियों बहुत ही साथियों इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व हो जाता है। और बात करें मैग्नीशियम की, तो इस तरह मैग्नीशियम बच्चा इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु क्रमांक होता है 12। अगर ये साथियों 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तब ये बना लेता है मैग्नीशियम 2+ आयन बना लेता है। ये है लेकिन अल्युमिनियम से कम है बच्चा, अल्युमिनियम से कम है। तो अल्युमिनियम क्या हो जाएगा आपका, अल्युमिनियम हो जाएगा आपका सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों साथियों, क्योंकि सबसे अधिक दान करने की क्षमता इसमें है, और जब दान करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी सबसे ज्यादा यही बनाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इससे ऐसे और भी कई तत्व हैं, लेकिन वो पूछा था जो निम्न में से इन चारों में से कौन, इन चारों में सबसे ज्यादा वो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, लेकिन कुछ लोग जो है इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। देखिए जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, ZnSO4। तो देखिए इसको हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर ZnSO4, ये हो गया जिंक सल्फेट का सूत्र। और इसके मिश्रण में कॉपर को डुबोया जाता है, तो कॉपर का सूत्र होता है साथियों Cu। हम इसमें डुबो दिया यानी कि इसकी रिएक्शन करवा दिया बच्चा, रिएक्शन। अब कुछ लोग बच्चा क्या कहेंगे पता, द्विविस्थापन अभिक्रिया कर देंगे। क्या कर देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कर देंगे। कहेंगे यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर कहेंगे आ जाएगा CuSO4, CuSO4 और प्लस Zn बच जाएगा, Zn बच जाएगा। और यहां पर देखते ही बच्चा क्या मारेंगे, कॉपर सल्फेट बनता है, यही उत्तर मार देंगे, जो कि सरासर हो जाएगा गलत। क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बना, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चे।
क्या है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह लीजिए। ये विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। यहां पर इस सल्फेट के मिश्रण से वही तत्व उसको उस धातु को विस्थापित कर सकता है जो उस धातु से अधिक क्रियाशील हो। जैसे कि यहाँ Zn है, ZnSO4 मतलब सल्फेट के साथ जिंक धातु साथियों मिश्रण है, जिंक धातु का मिश्रण है सल्फेट के साथ। अब जिंक को इस सल्फेट से वही धातु यहां से निकाल पाएगी जो जिंक से अधिक क्रियाशील हो, जो कि साथियों ये कॉपर है ये जिंक से अधिक क्रियाशील है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्रियाशील नहीं। तो ये Zn और SO4 में से ZnSO4 जब ये होगा इसमें कॉपर की रिएक्शन होगी तो साथियों ये कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपर है ये जिंक से जो है ये कम क्रियाशील है, इसीलिए ये रिएक्शन करने में समर्थ नहीं होगा साथियों। इसकी क्षमता जो है कम है क्रियाशील की, तो यहां पर नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, जो कि यही आयोग ने भी माना है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अब इस प्रश्न को आगे से साथियों हिसाब से करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है। कहता है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, और जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में कौन से महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में हुआ है। बच्चों भरत की बात करें तो कई प्रकार के भरत हैं बच्चे, जैसे कि भरत नाम हमारे देश में बहुत हैं। जैसे कि पुराणों में बात करें तो भरत का उल्लेख मिलता है, और प्रथम जैन तीर्थंकर के पुत्र भरत हैं उनका भी साथियों मिलता है, और राम के भाई भी भरत हैं, और साथियों शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भी भरत हैं। तो बात करें साथियों शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, आगे चलकर इनके ही वंश में बच्चा कौरव और पांडव जन्म लिए, जिनके बीच युद्ध की गाथा को व्यास जी ने महाभारत नाम दे दिया बच्चे। तो इसका मतलब महाभारत महाकाव्य में भरत का जो नाम जिक्र हुआ है वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र से आया है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, ये महाकाव्य महाभारत में साथियों भारत नाम जो है एक उपाधि के रूप में भी इसमें किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो अमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। अमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है, 1/4, आधी, 1 और 3/4। तो देखिए ये प्रश्न साथियों तो है थोड़ा लेंथी, लेकिन हम आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चा आसान लैंग्वेज क्या, देखिए मान लीजिए पहले कोई ये तार है, पहले ये इतना बड़ा कोई तार है, इसमें धारा आई जो है वो प्रवाहित करती है ऐसे ऐसे, समझ गए। इसमें धारा ऐसे मान लीजिए ये धारा आई है, इसमें ऐसे ऐसे धारा आई जो है प्रवाहित कर रही है। अब यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, तार की लंबाई दोगुना कर दी जाए, तो देखिए यहां पर इसमें प्रतिरोध थोड़ा हो रहा था। अब जब तार की लंबाई बढ़ाई गई, तार की लंबाई, तो इसको साथियों थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर और जाना पड़ेगा। अब साथियों जो विद्युत का प्रतिरोध करने का गुण है वो और अधिक आ जाएगा, यानी विद्युत का विरोध और ज्यादा होने लगेगा। इस मात्रा में दुगना प्रतिरोध हो गया। कितना हो गया, दुगना प्रतिरोध हो गया बच्चे। पहले देखिए अमीटर की रीडिंग का सूत्र क्या है, अमीटर का रीडिंग का सूत्र बच्चे क्या है, अमीटर का रीडिंग का सूत्र I बराबर V/R है, V/R। ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पर जब तार की लंबाई दोगुना कर दी गई तो उसका प्रतिरोध यानी विरोध करने का गुण दोगुना हो गया। इस प्रकार प्रतिरोध भैया दोगुना हो गया, तो भैया यहाँ पर R का मान 2R रखा जाएगा, V/2R यानी ये पहले का कितना हो गया 1/2, और यहाँ पर V/R तो है ही, ये इसको हम ऐसे लिख सकते। यहाँ पर आप देखिए 1/2 साथियों कम हो रहा है, मतलब ज्यादा कम आ रहा, तो 1/2 का मतलब होता है आधा,
पहले से आधी रीडिंग कम आ रही है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बच्चे आप कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न मैंने आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। अगर नहीं समझा पाया तो आप फिर से कमेंट करिए, मैं कोई दूसरा तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब वो भी नहीं समझेंगे तो आपको फिर से थोड़ा सूत्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, सुंदरबन जो है बच्चे, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये जो सुंदरबन है बच्चों, सुंदरबन, इसको 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। क्या? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला बच्चे, समझे, राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला। कब? 4 मई 1984 ईस्वी को। और ये साथियों क्या है? ये रॉयल बंगाल टाइगरों का एक प्रकार से घर है। इसमें लगभग 103 साथियों टाइगर रहते हैं, लगभग में। साथियों समझ गए, ये किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ है? ये बच्चा कलकत्ता में है। ये कहाँ है? ये कलकत्ता में है। कहाँ बच्चे? कलकत्ता में है। कलकत्ता कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता को ही अब कोलकाता कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और बात करें ये क्या कहता है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल। ये विक्टोरिया मेमोरियल साथियों महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। और इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने साथियों, किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1906 ईस्वी में की थी। 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, प्रश्न नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है। और साथियों न्यूमेरिकल से थोड़ा हट के है, लेकिन दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल है, एकदम आसान है बच्चे। कहता है 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग से 17 मीटर प्रति सेकेंड वेग से एक समान रूप से त्वरित कर दिया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? सबसे पहली बात हमसे पूछा है बल मतलब पूछा है एफ, फोर्स पूछा है। और न्यूटन के दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि बल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर ma होता है, जहां पर बच्चों ये m बराबर हो जाता है द्रव्यमान। m बराबर क्या हो जाता है? m बराबर हो जाता है द्रव्यमान। m बराबर, यहां पर इसको थोड़ा सा सही लिख दे, m बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है द्रव्यमान। और a बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है त्वरण। ये हो जाता है बच्चों त्वरण। ये हो गया त्वरण, ठीक। तो देखिए अब और हमारी बात को समझिए, यहां पर m का मान तो दे रखा है 100 केजी, ठीक। और आप ये भी जानते हैं कि त्वरण जो होता है इसको a से दर्शाया जाता है। और ये त्वरण को बच्चों कैसे किया जाता है? त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। वेग में होने वाली परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। कितने समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ, इसी को भैया त्वरण कहा जाता है। देखिए a बराबर कैसे हुआ, पहले उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड था, फिर हो गया 17 मीटर प्रति सेकेंड। 5 से 17 होने में कितना साथियों, कितने का बदलाव हुआ? आप कहेंगे 12 बढ़ गया। 12 बढ़ा, लेकिन वो कितने समय में बढ़ा? 6 सेकेंड के लिए बढ़ा बच्चों, 6 सेकेंड में। तो इसको काट देंगे बच्चा, इसको जब हम काटेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, तो त्वरण कितना आ गया बच्चे? त्वरण आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हम ये साथियों पर वो नहीं लिखते हैं मात्रक, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए हमको a का भी मान पता हो गया और m का भी मान पता हो गया, तो हम ये F बराबर ma वाला फॉर्मूला यहां पर लगा देते हैं। देखिए F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर ma दे रखा है वहां पर, तो हम यहाँ पर ma नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट m का मतलब 100 और a का मतलब क्रॉस में a का मान ये लिखा। 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 200 हो जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए साथियों 200 न्यूटन हो जाएगा। कहां पर है 200 न्यूटन? देखिए ऑप्शन बी में है। हमने आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आ रही है करने में,
तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने इटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया? तो साथियों जौनपुर में बनवाया था। सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को साथियों कहां पर बनवाया? जौनपुर में बनवाया। और ये साथियों यूपी का एक जिला है, यूपी का एक जिला है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना रहता है? अभिभावक का योगदान कितना होता है? उसके वंशाणु यानी जीन का 3/4 भाग, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, उसके वंशाणु जीन का उसके जीन का 1/4 भाग, उसके सभी वंशाणु जीन का बच्चों जीन का उसके आधा भाग रहता है, यानी कि आधा योगदान रहता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? देखिए बच्चा हमारी बात सुनिए। सबसे पहली बात आपको अगर कंफ्यूजन हो, ये गार्ड कोशिका क्या है, ये गार्ड कोशिका क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये गार्ड कोशिका जो बच्चा होती है ये वृक्षों में पाई जाती हैं, वृक्षों की पत्तियों में और थोड़ा अन्य भागों में भी पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये पत्ती में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ये पत्ती में पाई जाती है। और इनका काम है कि स्टोमाटा का छिद्र को घेर के रखना। स्टोमाटा छिद्र जो होता है इसके छिद्र को बंद करके रखना और गैसों का आदान प्रदान करते रहना। जब इन कोशिकाओं के ऊपर से पानी प्रवाहित होता है यानी कि पानी बहता है, तो ये जो स्टोमेटा के छिद्र को घेर कर रखते हैं तो ये छिद्र खुल जाते हैं बच्चा। तो यही पूछ रहा है कि गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा के छिद्र खुल जाते हैं? तो भैया पानी प्रवाहित करने पर वो फूल जाते हैं जिस कारण स्टोमाटा के छिद्र खुल जाते हैं। और ये इनका खुलना और बंद होना ही ये काम है। पानी प्रवाहित ना होने पर ये फिर से बंद हो जाएंगे, जिस कारण गैसों का आदान प्रदान अपना नियमित रूप से होता रहता है और वृक्ष का जीवन काल चलता रहता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है वनस्पति तेल हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट के रूप में कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता? तो बच्चा निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? निकेल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, निकेल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस यानी कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली लड़की कौन है बच्चा? ये है मालावात पूर्णा। मालावात पूर्णा जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में साथियों माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस जैसे पर्वतों पर चढ़कर विजय प्राप्त की। और ये साथियों अभी तक ऐसा काम करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि इनमें से कौन एक बीज पत्र का पौधा है? बच्चा देखिए गुलाब में अनेक छोटे छोटे बीज हो सकते हैं, अब हमको कंफ्यूजन भी हो सकता है। और लहसुन साथियों जो है, लहसुन ये एक बीज पत्र का पौधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बच्चा कोई भी चीज जो रुका हुआ है यानी कि विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में जो स्थित है उसमें बच्चा कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उसमें कौन होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो गति कर रही वस्तु होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गति कर रही वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गति कर रही वस्तु में बच्चा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं
उनको क्या कहते हैं बच्चा? देखिए सबसे पहली बात एक और, पारदर्शी वस्तुएं, अस्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। आपको विज्ञान की भाषा में दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बच्चा क्या? दीप्ति, क्या दीप्ति वस्तुएं, और एक होता है प्रदीप्ति वस्तुएं। प्रदीप्ति वस्तुएं, ठीक है बच्चा, प्रदीप्ति वस्तुएं। यहां पर हमने ये लगाना था हमको, प्रदीप्ति वस्तुएं, ठीक। तो देखिए जिनकी स्वयं चमक होती है, जिनकी स्वयं की रोशनी होती है, उनको दीप्ति वस्तुएं कहा जाता है, और जो किसी दूसरे की रोशनी से चमकती हैं उनको प्रदीप्ति वस्तुएं कहा जाता है। लेकिन ऐसा साथियों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो जिनकी अपनी स्वयं की रोशनी होती है उनको चमकदार वस्तु भी कह सकते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, 21 नंबर प्रश्न कहता है कि इसमें से कौन सा तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 3 कक्षाएं भी होना चाहिए, ये कहता है। देखिए हम आपको, मान लीजिए आप इस चीज से एकदम अनजान है बच्चा, आप जानते हैं नहीं कि ये क्या होता है, तो सबसे पहली बात हम आपको देखिए बना देते हैं। ये आपका बन गया नाभिक। ये क्या बन गया बच्चों आपका? ये बन गया आपका नाभिक। तो नाभिक में प्लस साइन लगा देते हैं। नाभिक में मैंने लगा दिया प्लस साइन, ठीक है बच्चों। अब 3 कक्षा बना देते हैं, ये एक कक्षा, और दूसरे दूसरे कलर से बनाते हैं, ये 2 कक्षा, और तीसरी बना देते हैं इस कलर से। ये हो गई तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा तो हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का साथियों नियम क्या है। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या है? पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता, और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो बस यहीं से हमको हिंट मिल गया। उसने हमसे कहा है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ये हो गए 1। तो देखिए आखिरी कक्षा में तो 8 ही रखना है, 1 2 3। इसमें काले कलर से रखिए ताकि आपको दिखाई दे। देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गए 8। ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। और इस कारण बच्चा दूसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ये साथियों नियम है। साथियों इलेक्ट्रॉन का नियम है कि वो पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 8, यानी कि बोर-बरी का नियम, जो नील्स बोहर ने नियम दिया है कि किसी भी कक्षा में उसका n गुना स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर। अगर n का मतलब होता है कक्षा से, कौन सी कक्षा? पहली कक्षा, मतलब n का मान 1 रखेंगे। दूसरी कक्षा तो देखिए n स्क्वायर आता है, और n का मान क्या होता है? n का मान साथियों कक्षा की संख्या होती है। तो पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में इसी तरीके 18 32 बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से दूसरी कक्षा में भी क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8। और दूसरी कक्षा में बच्चा, तो पहली कक्षा में तो 2 ही रहेंगे, 1 और 2। तो इस तरीके से इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए ये 2 और 8 10, और ये लास्ट वाले में भी 8। तो 2 और 8 10, और 10 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 18 रहा होगा, और 18 परमाणु क्रमांक आर्गन का रहता है। आर्गन हो गया ऑप्शन डी आपका सही जवाब बच्चे। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है किसी वस्तु का भार यानी कि मास m बराबर कितना है? m बराबर है 20 केजी। 20 केजी। पृथ्वी पे उस वस्तु का भार वेट क्या होगा यदि g बराबर इतना लिया जाए? g बराबर कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो भार बराबर वेट बराबर W बराबर क्या होता है? हम हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। भार बराबर होता है mg। mg मतलब m और g का गुणा कर देंगे, तो कर देते हैं।
एम का मान देखिए बराबर में, देखिए एम का मान है 20 और जी का मान है 9.8, 9.8। जब इनका गुणा हम लोग करेंगे तो देखिए 20 20 का गुणा करते हैं, 20 अठे 8 दूनी 16, 160 होगा, हासिल होगा 16। 20 नवा बच्चा कितना हो जाएगा, ये देखिए 196, यहाँ पर 196 आ जाएगा बच्चे। 20 नवा 180 और 16 हासिल वाला, और एक संख्या बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर लगा देंगे तो ये साथियों हो जाएगा जीरो, समाप्त हो जाएगा। क्या, जीरो हो जाएगा समाप्त बच्चा, जीरो हो जाए। थोड़ा सा रुक जाइए आप, इसको हम थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं। यहाँ पर जीरो और यहाँ पर 196, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये केवल 196 बचा। ये भार है इसीलिए ये न्यूटन में आएगा। ऑप्शन बी आपका देखिए सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक बच्चा क्या होते हैं, जिनकी गंध यानी कि खुशबू के कारण उनका अम्ल और क्षार होने की पहचान हो जाए उनके माध्यम से, तो बच्चा उनको गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी कि कुछ बच्चे तब तो ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी खुशबूदार पदार्थ हैं जिनका अम्ल और क्षारीय माध्यम में गंध परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में लौंग आता है, क्या आता है, लौंग आता है, वेनिला आता है, क्या आता है, वेनिला आता है, वेनिला हो जाता है, और प्याज हो जाता है, प्याज हो जाता है, और लौंग तो दे ही रखा है बच्चा, लौंग तो दे ही रखा है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है बच्चा। ये गुणसूत्र है बच्चा, क्या है, गुणसूत्र हैं, और 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है मनुष्यों में पाए जाते हैं, जिसमें से केवल एक जोड़ी ही भिन्न होता है, बाकी 22 जोड़ी महिला और पुरुष में रहता है समान। देखिए ये हो गई महिला, एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फीमेल, ठीक है। तो महिला में ये महिला कह रहे हैं तो एम कंफ्यूजन करेगा आपको, इसीलिए हम लिख देंगे महिला, महिला हो गया ये, और ये हो गया पुरुष, ठीक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लिख देंगे। महिला में बच्चों क्या क्या पाया जाता है, महिला में डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें से वाई गुणसूत्र बच्चों केवल पुरुष में पाया जाता है, ये महिला में नहीं पाया जा सकता बच्चे। देखिए 2x मतलब ये महिला में पाया जाता है, और XX ये भी महिला में, केवल x से तो कोई घटना ही नहीं हो सकती, मतलब ये महिला में ही पाया जाता है। वाई गुणसूत्र बच्चों ऐसा है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। लिंग निर्धारण कैसे होता है पुरुषों में, ये भी हम बता सकते हैं एकदम आसानी से, कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है। आपको हम किसी दिन समय मिलेगा तो आसानी से समझा देंगे बच्चा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। सबसे तेज, तो बच्चा ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल होती है। देखिए सबसे अधिक ठोस में, सबसे अधिक ठोस में, फिर थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा सा उससे कम बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा उससे कम होता है द्रव में, द्रव में, फिर उससे कम होता है गैस में। समझ गए, ये है उनका घटता हुआ क्रम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए कहता कार्य होता है यदि आपके पास क्या हो, बल हो, ऊर्जा हो, घर्षण हो, शक्ति हो। तो देखिए कहा गया है बच्चे, साइंस की भाषा में कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या बच्चे, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है बच्चा। ठीक, क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है बच्चे, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या समझे, यदि आपके पास ऊर्जा है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऊर्जा कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी।
ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। बच्चा ये सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, सामाजिक, क्या होता है बच्चा, सामाजिक कीट होते हैं बच्चा, सामाजिक जीव, सामाजिक कीट। तो आप देखिए झींगुर बच्चा एक ऐसा जीव है जो अपने झुंड में नहीं चलता है, ये सदैव सिंगल रहता है, सदैव अकेला रहेगा। चींटी बच्चा आपने देखा होगा झुंड के रूप में, टाइमामाइट, मधुमक्खी, ये सामाजिक तौर पर चलते हैं ये सभी, लेकिन ये झींगुर सदैव अकेला चलता है, इसीलिए ये सोशल इंसेक्ट में नहीं आता है बच्चे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, हर दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, ये 1975 से, 1975 से हर वर्ष, 1975 से हर वर्ष बच्चे 8 मार्च को महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों। क्या कहता है, कहता ये है बच्चे कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि विराम में जो रुकी हुई वस्तुएं होती हैं, जो रुकी हुई वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो गति कर रही, देखिए किसी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही तो वो गति कर रही, जो गति कर रही वस्तु उसमें बच्चा गतिज ऊर्जा होगी, और इसकी रफ्तार बढ़ने के साथ साथ ये गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया साथियों। और ये था अंतिम प्रश्न इस क्लास का साथियों। तो आपसे एक गुजारिश है कि यह क्लास यदि अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बच्चों, और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी ऐसी क्लासों का और ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। और साथियों एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे